मुझे लग रहा है हर साल राजस्थान से शायद 1 या 2 लोग सेलेक्ट होते हो। इस बार भी मैं देख रहा था 2026 में 40 वैकेंसी है, उसमें से जनरल इतनी कम वैकेंसीज, इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम। तो आपने जॉब के साथ में कैसे मैनेज किया उसको? एग्जाम के 3-4 दिन पहले मेरे फादर ने मेरे को बोला कि भाई तू एग्जाम दे रहा है नहीं दे रहा, तो मैंने मना किया, मैं एग्जाम नहीं दूंगा इसको। तो लोग टॉन्ट भी करते थे कि जा रहे हैं सिटी में कलेक्टर बनने के लिए, घोड़े की सवारी छोड़कर गधे की सवारी करने अब जा रहे हो आप। अपना बाइक मैं साफ कर रहा था संडे के दिन, तो मेरा ये थंब जो है वो बाइक में आ गया था, तो वो मेरा कट हो गया था थंब, इतना ये पोर्शन मेरा पूरा कट ही गया था। आज के टाइम में डिस्ट्रक्शन बहुत ईजी है। पहले किताबें नहीं थी तो आजकल मटेरियल बहुत सारा है। पहले गाइड करने वाला कोई नहीं था, अभी यूट्यूब पे डालो कई लोग हैं। इंटरनेट पे भी कई सारा मटेरियल भी अवेलेबल हो जाता है, जो कि व्यक्ति खो भी सकते हैं उसमें। जो उस वक्त मैं उम्मीद छोड़ दी थी पूरी कि मेरा सिलेक्शन अब नहीं होगा। हर सफलता के पीछे संघर्ष की एक कहानी होती है, और वो संघर्ष की एक कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। आज हम ऐसे ही एक सफलता की, अपने आप में एक संघर्ष की कहानी को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आज हमारी जो पॉडकास्ट सीरीज है उसमें हमने आमंत्रित किया है राहुल चौधरी को, जिन्होंने डिसिप्लिन से, संघर्ष से, मेहनत के बल पे कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक किया। जहाँ इन्होंने शुरुआत की पंजाब नेशनल बैंक में ऑफिसर बनने से, फिर उसके बाद में जो इंश्योरेंस कंपनीज है वहाँ पर इन्होंने AAO का भी पोस्ट लिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि इन सेक्टर में कौन ऐसी पोस्ट है, कौन सी ऐसी पोस्ट है जहाँ पे हम और अच्छा कर सकते हैं। तो निरंतर प्रयास करते हुए, पढ़ाई करते हुए, और इतना डिसिप्लिन अगर मेंटेन कोई करता है तो उसको सफलता ज़रूर मिलती है। तो अंतिम रूप से इनका चयन हुआ है RBI के ग्रेड B ऑफिसर। और हालांकि इनका चयन जो है वो 2023 में 2 साल पहले हो गया था, लेकिन हम इनका पॉडकास्ट कर नहीं पाए बीच में। लेकिन कई लोगों का ऐसा है कि हमें भी RBI ग्रेड B, जो कि भारत में मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा एक अचीवमेंट हो सकता है, प्राउड मोमेंट हो सकता है किसी के लिए, कि देश के केंद्रीय बैंक में वो अपनी सेवाएं दें। तो उस पोस्ट पे इनका चूंकि चयन हुआ है, तो धाकड़ कॉन्सेप्ट को भी इन पर बहुत प्राउड है। और उन्हीं के पॉडकास्ट को हम आज करेंगे, जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें रही जिससे ये निरंतर अपना पढ़ाई भी जारी रख पाए, इन्होंने बड़े मुकाम भी हासिल किए, और क्या हर स्टूडेंट का लाइफ में जो अप एंड डाउन आते हैं उनको हैंडल करने के लिए, उनको समझने के लिए उस दौर में कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को मजबूत रखता है। क्योंकि ये सबसे बड़ा मुझे लगता है, इतने इंटरव्यूज़ लेने के बाद में, पॉडकास्ट भी किए हैं उनके बाद में, कि जहाँ पर स्टूडेंट को थोड़ा डाउन फील होता है वो छोड़ता है, क्विट करता है या कहीं और रास्ते देखता है। लेकिन जो हमें पाना होता है, जहाँ पर हम जाना चाहते हैं, अगर हर समय आप उसके बारे में सोचते हैं तो ज़रूर आपको मंजिल मिलती है। तो क्या इनकी संघर्ष के पीछे, इनकी सफलता के पीछे क्या कहानी है, उनके बारे में जानेंगे। तो राहुल, आपका वेलकम है थैंक यू सर। धाकड़ कॉन्सेप्ट में अगेन। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में, अपना व्यक्तिगत बारे में या एजुकेशन के बारे में क्या बताना चाहेंगे, उसके बारे में बताइए। सर मेरी स्कूलिंग और मेरा कॉलेज जोधपुर से ही हुआ है। मेरा 2015 से मैंने पास आउट किया यहाँ पे जीत कॉलेज से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। उसके बाद सर मैंने 2015 में ही धाकड़ कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मेरे सीनियर्स काफ़ी धाकड़ कॉन्सेप्ट में थे, काफ़ी लोग सेलेक्ट भी हुए थे बैंक में। इस वजह से मैंने धाकड़ कॉन्सेप्ट ज्वाइन किया, और उसी दौरान सर 4-5 महीने का कोर्स था। काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे, के राजपुरोहित सर से, इंग्लिश में सुरेंद्र सर पढ़ाते थे उस वक्त। तो सर काफ़ी मतलब अच्छा सीखने को मिला, और वो कॉन्सेप्ट्स जो है सर वो आज तारीख तक मेरे काम आ रहे हैं। 2023 में मेरा RBI में सिलेक्शन हुआ, मैंने कोई उसके लिए अलग से कोचिंग नहीं ली प्री के लिए, तो वो कॉन्सेप्ट सर उस तारीख तक मेरे काम आए। तो इसलिए मैं सर धाकड़ कॉन्सेप्ट पर तो जिंदगी भर कर्जदार रहूँगा। नहीं, हम तो एक्चुअली हम जो पढ़ाते हैं वो सिमिलर सबको पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट उतना उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य उस तरीके से नहीं होता। बट आपने किया और आप याद रखते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा। तो आपने बताया कि जीत से आपने कंप्यूटर साइंस में उस समय बीटेक किया आपने। तो उस समय तो मुझे लग रहा है IT इंडस्ट्री अच्छे खासे बूम पर थी और लोग चाहते थे कि नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों में जाएं। सबसे पहले मन में यही आता है, शायद इंटरव्यू में भी आपको क्वेश्चन पूछा होगा कि IT से आप बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं। जी सर, मेरा सर उस वक्त सिलेक्शन भी हुआ था। मेरा एक मैंगलोर की कोई IT कंपनी में सिलेक्शन हुआ था, और उस वक्त 15,000 ऐसे कुछ सैलरी थी वहाँ पे। लेकिन सर मेरे फैमिली में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे फादर, मेरे ब्रदर, हमारी सर ऑलमोस्ट पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में भी सारे गवर्नमेंट
एम्प्लॉय हैं, तो वो थोड़ा एक मेरे को एक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर रहा मेरे ऊपर। तो फादर ने भी मुझे मना किया कि अपने नहीं जाना है बाहर, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। तो इस वजह से मेरा फिर इसी तरफ रुख रहा हमेशा सर। हाँ, कॉर्पोरेट लाइफ थोड़ा अलग होती है। जी सर। और जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो एक गुडविल और दूसरों की नज़र में जो आप रेस्पेक्ट देखते हैं वो काफ़ी अलग है। और आपकी फैमिली में सारे हैं, तो ये डिसीजन आपने उस समय लिया 2015 में। जी सर। और आपने सबसे पहले अपना प्रोबेशनरी ऑफिसर जो पीओ ज्वाइन किया वो पंजाब नेशनल बैंक में जी ज्वाइन किया। सर। तो मुझे लगता है कि 100 में से 95 या 98% तो यही अपना लास्ट एम मान लेते हैं कि भाई मुझे ऑफिसर की जॉब मिल गई है। एंड पीएनबी अनदर मतलब बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा बैंक है। और आपने कम समय में भी सफलता अर्जित कर दी। 2015 में आप आए, 16 में आपने सफल भी हो गए, ज्वाइन भी कर लिया। 2016 में ज्वाइन 2016 ज्वाइन कर लिया। तो फिर उसके बाद ऐसा क्या आपको लगा कि मुझे, आपने स्विच किया फिर इंश्योरेंस में, एओ में, फिर आपने बाद में आरबीआई के लिए प्रिपेयर किया। तो गवर्नमेंट जॉब में तो आप आ ही गए थे। जी सर। पापा की बात भी मान ली आपने, और गवर्नमेंट जॉब में भी आप हो गए ज्वाइन। फिर इंश्योरेंस में जाने में या फिर आरबीआई की बात में तैयारी करने में आपने क्या मोटो रखा उसके पीछे? सर मेरा बड़ा भाई वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस में ज्वाइन कर लिया था उसने 2015 में। तो उसने थोड़ा मुझे गाइडेंस किया कि भाई इंश्योरेंस में थोड़ा कंपैरेटिवली बैंक से कम काम है, इजी लाइफ है। और मेरा सर स्टार्टिंग से थोड़ा पब्लिक सर्विस की तरफ जाने का था, स्टेट सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा ज़्यादा रुख था, आरएस की तरफ। तो मुझे लगा कि अगर मैं इंश्योरेंस में ज्वाइन कर लूंगा तो पढ़ाई में थोड़ा मेरा आसान होगा, समय मिल जाएगा। समय मिलेगा सर। और इसलिए मैं सर जब पंजाब नेशनल बैंक छोड़ रहा था तो वहाँ मैं जब रेजिग्नेशन लेटर देने गया तो मुझे एक वहाँ के एम्प्लॉय ने बोला भी कि आप घोड़े की सवारी छोड़कर गधे की सवारी करने अब जा रहे हो आप। तो लेकिन मेरा सर उस वक्त एम था कि मुझे मतलब सर्विस में इन्वॉल्व ना होकर मेरा जो अंतिम लक्ष्य है वो मुझे पाना है। तो इस वजह से सर मैंने इंश्योरेंस ज्वाइन किया पहले। और वहाँ काफ़ी कंपेरेटिवली सर मैंने पाया कि काम भी आसान है, क्योंकि मेरा सर पीएनबी में नोटबंदी के समय था, मैं उस वक्त अगस्त 16 के आसपास, नवंबर 16 में नोटबंदी हुआ था। उस वक्त में बहुत मतलब उस मेंटली भी थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया था काम से। तो इस वजह से सर मैंने इंश्योरेंस का रुख अपनाया। और यहाँ से हमें ये चीज़ भी समझ में आती है कि आपको जो करना है, जो लक्ष्य सामने है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर लोगे तो आप कर ही लेते हो। कई लोग लाइफ में आते हैं जो उनके पर्सपेक्टिव से हमारा जीवन देखते हैं। बिल्कुल सर। कि आप ये करने जा रहे हो। जैसे मैं भी जब बैंकिंग सेक्टर में था और जब मैंने टीचिंग के लिए अपना जॉब ड्रॉप किया था तो कई लोगों ने मुझे बोला था कि मतलब क्या आप कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है और फिर आप इधर जा रहे हो। तो मैंने उसके बाद में ना हर साल गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम दिए कि क्या पता ये लोग सही कह रहे हो, और हर साल मेरा सिलेक्शन हो जाता था तो मैं जाता नहीं था ज्वाइन करने के लिए। तो आपका ये था कि हाँ मतलब मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना वहाँ है और मुझे अपनी मंजिल दिख रही है। तो फिर आपका वो अच्छा रहा डिसीजन और आपको टाइम मिला इंश्योरेंस में। टाइम मिला सर। वर्किंग में कोई फ़र्क नज़र आया आपको बैंकिंग की और इंश्योरेंस की वर्किंग में? सर वर्किंग में बैंक में ज़्यादा काम कर नहीं पाया मैंने 5 महीने जब मेरा ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड ही था। लेकिन वर्किंग सर मैंने देखा है कि जैसे सरकार कोई भी अगर स्कीम लॉन्च करती है तो उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होता है वो बैंकिंग सेक्टर पे आता है। और इंश्योरेंस में सर ऐसा है कि एजेंट्स वगैरह, एक एजेंसी वर्क फोर्स बहुत बड़ी होती है उसकी, तो वो कुछ प्रेशर वहाँ हैंडल करते हैं। तो थोड़ा प्रेशर इंश्योरेंस में कम मतलब हाँ मतलब ऑफिस पे कम आता है, ऑफिस पे कम आता है वहाँ पे वो हैंडल कर लेते हैं। हाँ बाकी मिला के ये कह सकते हैं कि जो फ्रंट मतलब कस्टमर से जो सामना होता है वो हमारा वहाँ पर बैंकिंग में ज़्यादा होता है, इंश्योरेंस में कम होता है। और इंश्योरेंस में आपने निकाले दो शुरुआत के 2017 से 2023 यानी 6-7 ईयर्स। 6-7 ईयर्स सर। तो इसमें प्रमोशन का कब आपका चांस बनता है? प्रमोशन इसमें 3 साल में ड्यू होता है, लेकिन मैंने 7 साल तक कोई प्रमोशन नहीं लिया। उसके लिए एग्जामिनेशन होता है? हाँ उसका एग्जाम होता है सर, बिल्कुल। तो ना तो मैंने एग्जाम उसमें फाइट किया और ना, क्योंकि मुझे सर पहले से पता था कि मुझे ऐसे निकलना है। और दूसरा मेरा होम पोस्टिंग थी, तो अगर मैं प्रमोशन लेता तो मुझे फिर बाहर जाना पड़ता, तो इस वजह से मैंने प्रमोशन नहीं लिया। तो आपने कई सारे डिसीजन ऐसे लिए जहाँ पे आपको लगा कि नहीं ये मेरे हिसाब से सही है। जी सर। अब बाद में कोई व्यक्ति सोचता है कि प्रमोशन ले लेना चाहिए या पीएनबी नहीं छोड़ के जाना चाहिए, बट आपको विश्वास था? बिल्कुल सर, मेरे साथ वाले जो सब ने ज्वाइन किया सब प्रमोट हो गए थे, सब असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर बन गए थे। मेरे फादर भी कई बार मेरे को बोलते थे बेटा ले प्रमोशन, सब आगे वाले साथ आगे निकल जाएंगे। लेकिन मुझ पे भरोसा था कि मुझे यहाँ से निकलना है, तो इसलिए मैंने कभी प्रमोशन नहीं लिया सर उसमें। ये जो हमारी जर्नी रहती है ना लाइफ में, इसमें परिवार का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। आपने बताया कि फादर ने भी एक बार बोला कि प्रमोशन ले लेना चाहिए, या फिर कई बार हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जहाँ पर फैमिली सपोर्ट के बिना हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो आपके परिवार में आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा सपोर्ट फादर का रहा, मदर का रहा, या फिर उन्होंने कैसे आपके डिसीजंस को बैक किया? सर मेरा पेरेंट्स का ही मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे हमेशा से, क्योंकि एक तो सर उनका संघर्ष भी मैंने देखा है अपने आंखों से।
जब वो आज से 35-40 साल पहले गांव से माइग्रेट होकर आए तो वो बिल्कुल हम लोअर से भी मतलब लोअर मिडिल क्लास में थे। तो एक तो उनका संघर्ष जब भी मैं पढ़ता था तो यही कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे अच्छे से अच्छे एग्जाम क्लियर करने हैं, उनको संतुष्टि देने के लिए, उनका नाम ऊंचा करने के लिए। और सर जब भी अप एंड डाउन में, जैसे मैंने अपनी बोला कि फादर ने मेरे को प्रमोशन के लिए कई बार बोला कि आप प्रमोशन लो, और जब भी मैंने उनको अगर काउंटर मेरा आर्गुमेंट दिया है कि मैं ये करना चाहता हूँ तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट भी किया कि ठीक है बेटा, अगर तेरे को अगर जो सही लग रहा है वो तू कर। तो सर पेरेंट्स का मुझे हमेशा सपोर्ट रहा है मतलब, और मैं मानता हूँ सर हर किसी को पेरेंट का सपोर्ट रहता ही है। पेरेंट आपका हमेशा अच्छा ही चाहते हैं और अच्छा ही चाहते हैं। पर्सपेक्टिव कभी कभी डिफरेंट होता है, लेकिन आपके केस में ये था कि उन्होंने आपकी बात को समझा और उसमें सपोर्ट भी किया। जी सर। और गांव से माइग्रेट, मतलब आपका गांव आपने बताया कोसाना जी सर, गांव है जो पीपाड़ में। जी सर। और फादर एसीबी में, फादर एंटी करप्शन ब्यूरो में सर ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो वो फादर भी जॉब के हिसाब से यहाँ पर आए थे उस समय माइग्रेट जब हुए थे? जी जी सर, बिल्कुल। हमारा तो सर किसान बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, गांव से जाते थे। तो पापा आज भी सर स्टोरी बताते हैं कि भाई जब जाते थे तो लोग टॉन्ट भी कसते थे कि जा रहे हैं सिटी में कलेक्टर बनने के लिए। और उस वक्त सर पापा बताते हैं कि अभी भी जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी पैसा नहीं होता था उनके पास, तो ट्रेन में भी ऐसे छुप छुप के आते थे। तो जॉब ही मेन सर रीजन था, जॉब के लिए आए, वो कांस्टेबल बने, भर्ती हुए और अब सीआई या सही से रिटायर हो जाएंगे सर नवंबर में। बहुत अच्छा। तो फादर जैसे बेल्ट की जॉब में थे, कभी आपने उनको देख के ये नहीं हुआ कि मुझे पुलिस में या इसमें जाना है? क्योंकि वो इंडियन सोसाइटी में एक अलग तरह का रुतबा वाली जॉब है, और पुलिस की जॉब को प्राउड मोमेंट मतलब उस तरीके से मानते हैं, जबकि आपने ऑफिस या बैक ऑफिस वाला जो बैंकिंग इंश्योरेंस वाला सेक्टर जो ना, पुलिस में जाने का कभी नहीं सोचा? सर मेरा पुलिस में जाने का काफ़ी मन था। मैंने प्रिपरेशन भी स्टेट सिविल सर्विसेज की करी थी इसके लिए कि मैं अपने फादर, और मैंने फादर की सर लाइफ देखी है, उन्होंने गांव में बहुत लोगों की मदद भी करी है और गांव के लोग अप्रिशिएट भी करते हैं उस चीज़ को। तो मैंने वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो डेवलप हुआ। लेकिन सर मैंने 2021 में प्रिपरेशन की थी स्टेट सिविल सर्विसेज की, लेकिन मैं सफल उसमें नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने आरबीआई की तरफ जंप किया और वो प्रिपरेशन सर मेरे को हेल्प भी आरबीआई में किया। एक कोई भी व्यक्ति जब गांव से आगे बढ़ता है, आगे निकलता है, और वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में भी लगता है, तो गांव वालों में एक अलग उनकी साख बनती है कि नहीं, इन्होंने यहाँ से निकल के कुछ अच्छा किया है। उनके बच्चे भी जब अच्छा करते हैं तो ये एक डबल वो होता है कि हाँ, इन सब लोगों ने एक परिवार को अच्छी राह दी है। और जब हम उनके काम आते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी उतना नहीं होता है, लिटरेसी होती भी है तो रास्ते नहीं मिलते लोगों को। जी सर। तो जब हम हेल्प करते हैं तो गांव में, और मुझे लगता है हर जगह, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब को इतना वैल्यू दिया जाता है, माना जाता है कि आप एक अच्छी पोस्ट पे हैं तो आप अपने जो सराउंडिंग्स हैं, जो आपके जो कम्युनिटी वाले हैं, उनको आप आगे लेके जाएंगे किस तरीके से। तो फिर हम आ गए कि आपने आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और 2023 में आपने फाइनली क्रैक कर लिया। तो हालांकि हमारे जो ऑडियंस हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो यही जानना चाहते हैं बेसिकली कि आरबीआई ग्रेड बी को आपने कैसे प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से तैयार किया और उसको क्रैक किया। लेकिन मैं स्टूडेंट को ये भी बता दूं कि कई बार जीवन में हमारे दूसरे एस्पेक्ट भी होते हैं जिनको जानना ज़रूरी होता है। ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल नहीं होके, हम राहुल का वो भी जीवन के दूसरे एस्पेक्ट भी जानेंगे। तो एक बार के लिए तो हम आरबीआई ग्रेड बी पे आते हैं कि आपने जब सोचा कि मुझे आरबीआई के लिए जाना है, तो इसमें 3 फेजेस हम जानते हैं कि फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है और फेज़ 3 में इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स का तो मुझे लगता है धाकड़ कॉन्सेप्ट में हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए पढ़ाते हैं। इसमें प्रीलिम्स में आता है आपका बैंकिंग अवेयरनेस सबसे ज़्यादा वेटेज का। जी सर। तो वो तो आपने, मुझे लगता है कि पहले कुछ आपने पढ़ा होगा और फिर बाद में आपने अपडेट भी किया, उस तरीके से हो गया। प्रीलिम्स में ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल फेज़ हुआ होगा। फिर भी अगर आप प्रीलिम्स के बारे में कुछ जनरल बताना चाहें कि प्रीलिम्स में आपने क्या अलग किया, या आपने क्या ऐसा ऑब्जर्व किया है कि प्रीलिम्स में आरबीआई को ऐसे निकाला जा सकता है? सर मैंने 2022 में प्रीलिम्स का दिया था फर्स्ट टाइम एग्जाम आरबीआई का। तो मेरा सर मैथ्स और रीजनिंग, तो मैं अभी बताता हूँ कि धाकड़ कॉन्सेप्ट ने सर, जो मैं 2015 से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए वो मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड हुए 2022 और आज तारीख तक भी मेरे को जो भी सिलोजिज्म जैसे भी सर सारे कॉन्सेप्चुअल है वो धाकड़ कॉन्सेप्ट की वजह से मेरे क्लियर थे। लेकिन सर मेरा फोकस हमेशा रहा इंग्लिश और जीके पे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग सर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोर, बैंकिंग सेक्टर में आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते हो। तो इंग्लिश और जीके पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। और मैंने इंग्लिश तो सर जैसे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ के बहुत मेरे को उसकी हेल्प मिली, उसके लिए मैं अलग से कुछ नहीं किया। और जीके में भी सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और एक साथ में कोई भी मंथली मैगजीन उसको मैं सप्लीमेंट करता था उससे।
तो सर प्रीलिम्स तो मेरा ऐसे ही हुआ था, मैंने इसके लिए अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी। मेंस के लिए मैंने स्पेसिफिक प्रिपरेशन करी थी, तो प्रीलिम्स तो मेरा सर थ्रू आउट ऐसे ही हुआ है। प्रीलिम्स में आपके कट ऑफ से याद है नंबर आपको कितने ऊपर थे? बिल्कुल सर, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद है, मेरे 57.25 मार्क्स थे और 54 कट ऑफ गई थी। 3 मार्क 3 साढ़े 3 नंबर ऊपर 3 साढ़े 3 नंबर ऊपर थे। तो प्रीलिम्स में जैसे आपने बताया कि मतलब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो याद रहते हैं। सिलोज़म का आपने जिक्र किया, तो सिलोज़म मैं कई बार आज भी क्लास में बोलता हूँ, क्योंकि आपने कहा था मुझे याद आ गया कि ये टॉपिक अगर समझ में आ गया तो हमेशा रहेगा, और अगर आपके दिमाग से स्लिप हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, तो फिर आपका 5 में से 2 सही, 3 गलत, 4 सही, 1 गलत, ऐसा होता रहेगा। तो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जब हम पढ़ते हैं अच्छे से तो आगे हमारा कैरी करते हैं। तो प्रीलिम्स में हो गया, उसके बाद में हमें पता है कि आरबीआई ग्रेड बी में मेंस पूरा अलग होता है। उसमें डिस्क्रिप्टिव भी है, एमसीक्यूज भी है, और उसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमी का सेक्शन भी है, और आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट भी है, सोशल अवेयरनेस का पार्ट भी है। तो 3 पेपर बेसिकली उसमें होते हैं, एक तो इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज, फाइनेंस और मैनेजमेंट वाला, और एक इंग्लिश का आपका होता है। तो इंग्लिश आपने अखबार वगैरह पढ़ा, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आपने लिखने की प्रैक्टिस भी की होगी, उस तरीके से किया होगा। लेकिन चूंकि ये फाइनेंशियल वाला जो पार्ट है, हम जैसे हम नहीं करवाते हैं प्रिपरेशन वगैरह, तो आपने अपने हिसाब से कैसे किया, या फिर आरबीआई के जो सोर्सेज होते हैं वो देते भी हैं कि ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं, उससे आपने कैसे प्रिपेयर किया? सर मैं इंश्योरेंस में जब था तो मेरे साथ एक मेरे कलीग थे, वो भी कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्होंने 2 बार इंटरव्यू भी दिया था, फेस किया था, तो उनसे मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली कि भाई कौन सी बुक्स हैं। एक प्रसन्ना चंद्रा करके बुक आती थी, और बहुत सर बड़ी बुक थी, वो बल्कि बुक थी, लेकिन उन्होंने मुझे मतलब फिल्टर आउट करके क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो उससे थोड़ा मेरे को आइडिया लगा कि हर बुक को हमको पूरा मतलब स्टार्टिंग से A to Z नहीं पढ़ना होता है। सिलेबस वाइज मैंने सारे टॉपिक्स उठाए, और फिर मैंने एक सर ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करी थी एडुटैप की, उससे मेरे को थोड़ी हेल्प मिली, लेकिन उसका सर बहुत ज़्यादा लेंदी था, तो फिर उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। जॉब की वजह से भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो मेरा सर प्राइम फोकस सिलेबस, और सिलेबस से फिर मैंने गूगल किया, उससे जो भी उसके जो टॉपिक हो उसकी समरी थोड़ा प्रिपेयर कर ली, और पूरी summary बुक नहीं पढ़ के हम कैसे उसको शॉर्ट नोट में, पॉइंट में समराइज कर सकते हैं। जी सर। तो फिर भी काफ़ी मुझे लगता है कि जॉब के साथ में कैसे मैनेज कर सकते हैं, कोई कैसे कर सकता है? अभी भी अगर कोई क्लर्क में है, ओपीओ बनना चाहता है, क्योंकि लाइफ में हम आगे ही बढ़ना चाहते हैं जैसा आपने भी किया, तो जॉब के साथ रहते हुए आरबीआई की प्रिपरेशन करना, क्योंकि मुझे लग रहा है हर साल राजस्थान से शायद 1 या 2 लोग सिलेक्ट होते होंगे। इस बार भी मैं देख रहा था 2026 में 40 वैकेंसी हैं, उसमें से जनरल की अगर हम बात करें तो 16 वैकेंसी है, और कुछ अलग अलग उसमें बटे हुए वैकेंसीज हैं। तो इतनी कम वैकेंसीज, इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम, राजस्थान से इतने कम सिलेक्शंस, तो आपने जॉब के साथ में कैसे मैनेज किया उसको? सर एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आरबीआई ग्रेड बी में आते हैं मैक्सिमम जॉब डूअर्स ही हैं सारे, और मैक्सिमम जो बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, और उसमें भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उससे खूब लोग हर साल आते हैं। तो सर जॉब के साथ तो मैनेज हो जाता है, बस आपको थोड़ा डिसिप्लिन में रहना होता है। मैंने सर इतने साल प्रिपरेशन करी, तो मेरा शेड्यूल फिक्स था कि भी इतने बजे उठना है। सुबह मैं ज़्यादा प्रिपरेशन करता था, क्योंकि शाम को थोड़ा हेक्टिक हो जाता था जॉब के बाद, एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, थक भी जाते हैं। तो मैं सर सुबह ही करता था प्रिपरेशन अपनी, सुबह 3-4 घंटे जो भी मैं फोकस कर पाता था। और वीकेंड्स पे मैंने काफ़ी मतलब उसको यूटिलाइज किया। वीकेंड्स को मैं ज़्यादा घूमने जाता नहीं था, मैं सोशल फंक्शन भी बहुत कम अटेंड करता था। तो मेरे पेरेंट्स की हमेशा मुझसे कंप्लेन भी रहती थी कि भाई तुम गाँव नहीं चलता है, वहाँ नहीं चलता है। तो मेरा फोकस था कि भाई अभी गाँव चल जाएंगे, गाँव वहीं है, लेकिन कुछ बन जाए तो उसके बाद गाँव जाएँ तो थोड़ा मजा आएगा। मतलब आपका लक्ष्य था कि मुझे बस ये करना है, उसके लिए आपने काफ़ी सेक्रीफाइसेस दिए। और आजकल का जो स्टूडेंट है, जो मैं इतने सालों की जर्नी में देखता हूँ, सोशल मीडिया और जो अभी के जो सोशल साइट्स हैं उस पर वो अपना समय ज़्यादा लगाते हैं। अननेसेसरीली कोई भी वीडियो आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हो, फिर उसको स्क्रॉल करते देखते और टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। ये चैलेंजेस भी आपके सामने आए? आपने कभी सोशल मीडिया अनइंस्टॉल कर दिया, या देखा ही नहीं, या उसको सही से मैनेज किया, कैसे किया? सर मैंने 2015 में जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, उस वक्त से मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक बंद है, और आज तारीख तक वो बंद ही है। मैं बीच में करता था, 1.5 साल से 1-2 दिन के लिए यूज़ कर लिया, वो अलग बात है। बाकी सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जो आजकल डिस्ट्रैक्शन है वो सोशल मीडिया है। और सर मैंने ये कहीं क्लिप भी सुनी है ऑनलाइन, और मैं इसको सही भी मानता हूँ कि आज का जो कंपटीशन है वो कम है पहले की तुलना में, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्ट होना मतलब बहुत आसान हो गया है।
आपके हाथ में, आप रील चलाओगे कि मैं 10 मिनट चला लेता हूँ, फिर वो 10 मिनट का 1 घंटा 2 घंटा कब हो जाएगा, और फिर आप कंसंट्रेट करके पढ़ नहीं पाओगे। तो सर मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया का अकाउंट बिल्कुल डिलीट ही मतलब अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। हाँ, जब तक आपका हाँ, डिसेबल कर दो आप, और कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया का ऐसा कोई घाटा होने वाला है नहीं आपकी वजह से कि आपने नहीं चलाया तो वो आपके पास आएंगे, सर थोड़ा मेरा अकाउंट चला लो। आप 2-3 साल के लिए आप बंद कर दो उसको परमानेंटली। कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम दिन में इतना देर यूज करेंगे, लेकिन वो टोटल मतलब डिस्ट्रैक्शन ही है, उसमें कोई बेनिफिट वाली बात उसमें नहीं है। मेरा तो सर आज तारीख तक भी सारे अकाउंट अनइंस्टॉल है। मैं देखता हूँ कई बार ना स्टूडेंट कैसे इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं जी। कि सर मैं 2 घंटे पढ़ लिया हूँ, अब 5 मिनट 10 मिनट तो मैं रिलैक्स हो सकता हूँ ना। बिल्कुल, बट रिलैक्स होने के कई सारे तरीके हो बहुत सकते तरीके हैं। हैं सर। लेकिन अगर आपने जो पढ़ा है अभी आपके दिमाग में सेटल नहीं हुआ है, कई बार हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है वो, लेकिन जब हम रील्स वगैरह या वीडियोस वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जहाँ हमारा पूरा फोकस चला जाता है, तो जो हमने पढ़ा है वो सारा धीरे धीरे डाउन होना चला जाएगा। तो फिर उसको डबल मेहनत करना पड़ेगी आपको रिटेन करने के लिए। बिल्कुल राइट सर। और अगर आपने 2 घंटे पढ़ा है और आप कुछ ऐसा हेल्दी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे आप ऑफलाइन कुछ गेम्स ही खेल लिए, चेस ही खेल लिया, कुछ और अदर आपने कर मेडिटेशन, लिए, योगा सर हाँ आजकल मेडिटेशन योगा कर लिया, अच्छा बहुत है। सारी चीज़ें कर ली, तो उससे आपका जो रिटेंशन कैपेसिटी है ना बिल्कुल। वो बढ़ेगा। और जितना आपका बड़ा टारगेट होता है वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो सोशल मीडिया तो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, और कुछ आपने जॉब के साथ में भी धीरे धीरे करके मैनेज करते हुए दे दिया। फिर मेंस का रिजल्ट आया होगा, और आपका कौन सा अटेम्प्ट था, क्योंकि उस सर समय अटेम्प्ट देना भी इसमें फिक्स्ड है। मैं आपको सर एक स्टोरी बताना चाहूँगा उसमें कि 2022 में सर मेरा प्री मतलब क्लियर नहीं हुआ था। मैंने एग्जैक्ट 60.25 कट ऑफ थी और मेरा उतना ही मार्क्स है, और रीजनिंग में मेरा 1.25 मार्क्स से मैं रह गया था। और 2022 में सर मैंने मेंस की अच्छी प्रिपरेशन कर ली थी उस वक्त। तो 2023 में जब वैकेंसी का सर प्रेडिक्शन आने स्टार्ट हो जाता है कि वैकेंसी आएगी, उस वक्त से मैंने अपनी प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, जीके और ये इसकी मैथ्स रीजनिंग की। तो सर उस वक्त एग्जाम के 40 दिन पहले सर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, जो काफ़ी मेजर एक्सीडेंट था, और मेरे को मतलब प्लास्टिक सर्जरी हुई मेरी। काफ़ी दिन तक मैं ऑलमोस्ट बेड रेस्ट पे था। तो मेंस के पहले सर प्री के 40 दिन पहले। तो उस दौरान सर मैंने अपना हिम्मत मतलब खो दी थी कि भाई अब मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा। मैंने प्रिपरेशन पूरी छोड़ दी थी। मैंने एग्ज़ाम ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी, सिक लीव। तो एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले मेरे फादर ने मेरे को बोला कि भाई तू एग्ज़ाम दे रहा है नहीं दे रहा। तो मैंने मना किया, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा इस बार वाला। तो फादर ने मेरे को थोड़ा मोटिवेट किया कि भाई तू एग्ज़ाम, तूने फॉर्म भरा है, 1000 रुपये तूने फीस दी है, तो तू जा एग्ज़ाम दे के आ, मैं तेरे को छोड़ के आऊँगा। तो सर लास्ट डे तक मैं प्रिपरेशन मैंने कुछ नहीं करी थी, और इसलिए मैं सर धाकड़ कॉन्सेप्ट का मैंने बार बार मैं जिक्र करता हूँ और कर्जदार मानता हूँ कि जो बिना पढ़े मैंने प्री उस वजह से मेरा निकला। फिर सर प्री होने के बावजूद बाद में हफ्ते 10 दिन तक वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। 7 या 8वें दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और फिर मेरा उसमें, क्योंकि मेरा एग्जाम इतना अच्छा नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे था मैं। वरना तो क्या होता है कि जनरली प्री के जस्ट 1 या 2 दिन बाद से आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैंने उस वक्त पूरा छोड़ दिया था। मेंस में रिजल्ट होने के बाद फिर सर मेरे पास एग्जैक्ट 17 या 18 दिन थे मेरे पास। तो उसी दिन मैंने जाके लाइब्रेरी ढूंढी अपनी आसपास, 2-3 लाइब्रेरी मैंने चेक करी, और 17 दिन सर मैंने एग्जैक्ट मैंने पूरी मतलब जी जान मैंने लगाया 17 दिन। और उसमें जो भी मेरे से रिवीजन हुआ, जितने घंटे में पढ़ पाया, छुट्टियां लेकर मैंने पूरा फोकस किया उस पर। और उस तरह से सर मेरे रिजल्ट आने के बाद जो आपने किया, रिजल्ट आने के बाद सर, और ये 2022 में जो आपने मेंस की अच्छे प्रिपरेशन कर रखी थी वो आपको यहाँ पे उसका बहुत हेल्प मिला सर। पे हुआ। बिल्कुल। तो यही हम छोटा छोटा बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें काम आती है जो आपने 1 घंटा कहीं बचाया है, आप कहीं नहीं गए हो, आपने सोशल मीडिया रन नहीं किया है, आप फैमिली के साथ में बैठ के बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं बेनिफिट करती है, क्योंकि आप पढ़ते हैं, और कुछ भी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका इस तरीके से मेंस गया। मेंस के बाद आपको उम्मीद थी कि रिजल्ट आ जाएगा इंटरव्यू के लिए मेरा? जी सर, मेंस के बाद मुझे अच्छा गया था। मेंस सर मेरा काफ़ी मेरा सेटिस्फैक्टरी था कि मैं डिस्क्रिप्टिव भी मेरा अच्छा गया था, और एमसीक्यूज भी जो मैंने काफ़ी देखे थे, मेरे आंसर्स काफ़ी अच्छा था। तो मेंस में मैं सेटिस्फाइड था कि मेरा रिजल्ट इस बार हो जाएगा। ये जो लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं ना, उसमें और इसमें मुझे ये फ़र्क नज़र आता है। जैसे आपने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी हुई, ऐसा हुआ, जी सर। मतलब मुझे लगता है कि 80% लोग गिव अप कर देते हैं यहाँ पे। वो सोचते हैं कि मतलब उनके पास बहाने बहुत होते हैं। उनके पास ऐसे भी बहाने होते हैं कि मेरा आज मूड नहीं है, घर पे मुझे पापा ने ऐसा बोल दिया, या फिर मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा झगड़ा हो गया,
जो जनरल एक वो होता है, बिल्कुल। तो उसमें भी वो डाउन चले जाते हैं, जबकि आपने हिम्मत रखी और आपके फादर ने भी आपको काफ़ी सहयोग किया। उस समय क्या आप बताना चाहेंगे इंसिडेंट क्या हुआ था, एक्सीडेंट कैसे? सर मैं अपना बाइक में साफ कर रहा था संडे के दिन, तो मेरा ये थंब जो है वो बाइक में आ गया था, तो वो मेरा कट हो गया था थंब, इतना ये पोर्शन मेरा पूरा कट ही गया था। तो उस वक्त फिर मेरा काफ़ी मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई और रेगुलर मेरे को 2-3 दिन से वो उसके लिए हमेशा जाना पड़ता हमेशा जाना पड़ता था मुझे, तो बहुत पेनफुल था सर वो। तो वो जो उस वक्त मैंने सर मैं उम्मीद छोड़ दी थी पूरी कि मेरा सिलेक्शन अब नहीं होगा। तो किस्मत भी कई बार आपको कब सर हेल्प कर देती है, मेहनत तो है आपकी, लेकिन उसके बाद किस्मत कब हाँ, लक 1% में जो हम मानते हैं, बिल्कुल और उस समय हमें सही राह दिखाने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए और हमने जो मेहनत की है उसका कहीं ना कहीं एक लक का फैक्टर आता है, साथ में जुड़ जाता है, तो ज़रूर आपका हो जाता है। तो इस तरीके से आपका मीन्स बड़े मेरा सर ये पूरा भी मतलब वो पूरा पट्टी थी, तो मैंने टाइपिंग भी मतलब ये इससे करा है 5 और ये 4, एक मेरा अंगूठा मतलब न्यूज़ था, तो टाइपिंग मैंने उसी से किया था। तो JKLM वाला जो आता है तो फिर मीन्स आपको लेकिन सेटिस्फेक्शन हुआ कि मेरा अच्छा गया है। जी सर। देन इंटरव्यू में RBI का ये रहता है कि इंटरव्यू वो एक ही बोर्ड सब जगह जाके लेता है, आपके समय भी ऐसे ही हुआ था? जी सर, एक ही बोर्ड IAS रिटायर्ड IAS उनको हेड करता है, और एक ही बोर्ड मेरा दिल्ली में इंटरव्यू हुआ था सर, RBI में। RBI में तो इंटरव्यू के दौरान जैसे आपने PNB PO का भी दिया, NICL में भी दिया, जी सर। तो एक तो मुझे ये बताइए कि क्या अलग होता है इंटरव्यू में, और आपके इंटरव्यू में क्या खास चीज़ें रही जिनको आप आने वाले एस्पिरेंट को भी शेयर करना चाहेंगे कि भाई कैसे मुझे परफॉर्म करना चाहिए? क्योंकि प्री और मेंस में तो स्टूडेंट का नॉलेज स्किल वाला जो पार्ट है वो ही काम आता है कि भाई वो कितना पढ़ाकू है, लेकिन इंटरव्यू में जाके आप कैसे डिलीवर कर रहे हो? क्योंकि मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराता हूँ, तो मुझे भी कुछ इंसाइट्स मिलेगी उससे कि हमें कैसे और अच्छा इंप्रूव करना चाहिए। सर एक तो इंटरव्यू जैसे मैंने काफ़ी जॉब्स के दिए थे, तो उससे मेरे को थोड़ा एक एक्सपीरियंस हो गया था। बाकी सर मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू ज़्यादा बहुत डिफरेंस होता नहीं है। RBI बस जॉब एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, मान लो उसको IAS कोई हेड कर रहा है, तो वो एक थोड़ा Knowledge. डर, हाँ नॉलेज और थोड़ा डर हमें आ जाता है कि भाई वो IAS उसको हेड करेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। बाकी अगर सर आप मॉक इंटरव्यू दो बार बार रेगुलर 2-4 आप देते हो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाता है सर। बाकी ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है, क्योंकि आपका मेंस डिटरमाइनिंग फैक्टर ज़्यादा हाँ, होता है। 75 मार्क्स का है, 300 का तो वो इस बार 2026 में 300 नंबर का आपका रिटर्न है और 75 मार्क्स का। 75 तो वो एवरेज सर मार्क्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा आप ब्लंडर नहीं करो तो। बाकी ऑलमोस्ट मेरा सर इंटरव्यू भी ईजी गया था। तो और जो मेरे को क्वेश्चन नहीं आया, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको काफ़ी क्वेश्चन को मैंने मना भी किया कि सर मेरे को नहीं आता। उन्होंने मेरे पे प्रेशर डालने की भी कोशिश करी। लास्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कोई बैलेंस शीट को लेकर RBI की, और आपका कॉमर्स नहीं था? हाँ मेरा कॉमर्स नहीं था, तो उन्होंने मुझे प्रेशर डाला कि आप जल्दी बताइए, हम तो इंटरव्यू आपके खत्म कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये प्रेशर ही मुझ पर डाल रहे हैं कि मैं कुछ गलत बोलूँ। तो मैंने उनको स्ट्रेट बोला कि सर सॉरी, मैं कोई आंसर इसमें नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप फिर जा सकते हैं, और फिर मुझे एवरेज मार्क्स मिले। कई लोगों को RBI में इंटरव्यू बहुत कम मार्क्स भी मिले मेरे साथ वालों को, उस हिसाब से सर। तो आपका रिटर्न अच्छा था और वहाँ पे थोड़ा आपको ठीक नंबर मिल गए, तो उससे आपका फाइनल हो गया। हालांकि ये जो आपने बात बताई कि IAS अगर 2-3 IAS बैठे या कोई हेड कर रहा है IAS उसको इंटरव्यू पैनल को, तो हमारे दिमाग में ये बैक ऑफ द माइंड चलता है कि इतना एक्सपोजर है इनको, इतना एक्सपीरियंस है, इतना नॉलेज है, तो हमसे क्या पूछेंगे, और वो घबराहट में इंटरव्यू आपका खराब जा सकता है। लेकिन मैंने RBI के रिक्रूटमेंट में ये भी पढ़ा है कि वो वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि हम फ्रेशर्स को मोटिवेट करते हैं आने के लिए जॉब में। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस है, यानी नया व्यक्ति भी जाएगा तो वो तो खुद ही लिख रहे हैं रिक्रूटमेंट में कि आप अगर फ्रेशर हैं, कहीं आपको जॉब नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी वो आपको लेते हैं। यानी अगर आपका टेम्परामेंट सही है, आपका एटीट्यूड सही है, आपने अगर कम्युनिकेशन स्किल है, कॉन्फिडेंस है, तो वो उनके लिए वो काफ़ी है, जो हर इंटरव्यू में बेसिक चीज़ें होती है। इंटरव्यू के दौरान कोई और ऐसा क्वेश्चन जो आपको पूछा गया हो या याद हो जो आप बताना चाहें? सर स्टार्ट उन्होंने ऐसे ही किया था, इंश्योरेंस का कोई एक्ट मुझसे पूछा था, क्योंकि आप उस समय इंश्योरेंस में इंश्योरेंस था, कोई मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में मुझसे पूछा था। लेकिन सर वो मैं तो बिल्कुल बता नहीं पाया था, क्योंकि मैं वो अलग डिपार्टमेंट होता है इंश्योरेंस का, मैंने उसमें कभी काम नहीं क्लेम किया। वाला जो डिपार्टमेंट है जहाँ से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वाला है, तो मैंने वो कभी उसमें काम नहीं किया था। तो मैंने सर स्ट्रेट फॉरवर्ड मना ही किया, ऐसा पर्टिकुलर कोई मैंने ब्लफ नहीं किया इंटरव्यू में। जो मुझे आया मैंने बताया, जो मुझे नहीं आया वो मैंने सॉरी बोल के क्वेश्चन पास किया। तो ऐसे ऑलमोस्ट सर कोई खास ऐसा कुछ मोमेंट नहीं रहा मेरा। 10-15 मिनट चला होगा जी 15-20 मिनट चला सर। और इंटरव्यू देने के बाद आपका एक गट फीलिंग थी कि हो जाएगा मेरा, या? सर फीलिंग तो नहीं थी, मतलब मेंस पे मेरे को भरोसा था, लेकिन इंटरव्यू का क्योंकि सर
ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरा गया नहीं था। तो मुझे मेंस पे भरोसा था कि अगर मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स रहे तो मेरा क्लियर हो जाएगा। अगर एवरेज मार्क्स भी मुझे मिल गए इंटरव्यू में तो मैं निकल जाऊंगा। और इंटरव्यू कई बार हम सोचते हैं अच्छा गया लेकिन सामने वाले को नहीं लगता है, बिल्कुल या हमें लगता है कि अच्छा नहीं गया लेकिन सामने को लगता है कि मैं जो ढूंढ रहा था ये वही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में इतना नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है। फिर फाइनली आपका रिजल्ट आया, जी सर। तो रिजल्ट का दिन आपको याद है? मतलब कैसे उस दिन, क्या रिएक्शन थे? घर पे बताया आपने पहले, या कब पता लगा, कहाँ थे आप? मैं सर मेरी मदर के पास ही था। मेरी मदर गेहूं का तो कुछ काम कर रही थी और शाम का ही टाइम था वो, और उसके भी सर प्रेडिक्शन आने स्टार्ट हो गए थे रिजल्ट के भी कि आजकल में तो वो हमेशा मैं देखता था कि वे कब आए। तो देखा, डायरेक्ट वेबसाइट ही देखता था मैं। इमोशनल हो गया था सर मैं, क्योंकि काफ़ी साल मैं मतलब लगे रहे सर। तो उसमें थोड़ा इमोशनल मोमेंट था। लेकिन पेरेंट्स को जब बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। असली खुश होने वाले तो सर पेरेंट्स ही हैं, बाकी तो वो भी काफ़ी खुश हुए। और आपको भी फ़ोन किया, 2-3 मेरे टीचर, उनको भी मैंने फ़ोन करके सर बताया था। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट था सर वो। और एक इतने संघर्ष के बाद में जो फाइनल हमें गोल हासिल होता है, तो ये ऑब्वियस बात है कि हम इमोशनल भी होते हैं, और एक खुशी भी होती है कि हमने इतनी मेहनत की, अंत में जाके उसका रिजल्ट हमें मिला। फिर आपकी आरबीआई की ज्वाइनिंग आ गई। आरबीआई के बारे में ये भी चलता है कि आरबीआई सबसे बड़ा पैकेज देता है। आरबीआई तो लिखता है कि 35-40 लाख रुपए हम साल के देते हैं। क्या ऐसा है? आपने 2 साल में? बिल्कुल है। बिल्कुल सर। पैकेज सीटीसी है या? सर एक्चुअली आरबीआई में थोड़ा अलग सिस्टम है कि उसमें हर मंथ जैसे वो सैलरी बढ़ती रहती है। जैसे आपकी ग्रॉस सैलरी अभी मेरी मान लो फॉर एग्जांपल 2 लाख है, तो वो हर महीने वो बढ़ती रहेगी। उनके कुछ स्पेशल परक्यूजर अलाउंस होते हैं, जो टैक्स लेंगे उसको, वो टैक्स भी आपको सैलरी में बाद में बढ़ा देते हैं। हर महीने वो बढ़ाते रहते हैं। फिर मार्च में वो हाईएस्ट चला जाता है, फिर अप्रैल में फिर कम हो जाता है, डाउन हो जाता है उस हिसाब से। और अलाउंसेस सर उसके बहुत ज्यादा है आरबीआई के, बहुत अच्छा है। 35-40 लाख तक हो जाता है सर, सारे कुछ मिला के, जो कुछ मिला इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल्स हो गए, या आपका एंटरटेनमेंट वगैरह हो गया, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस हो गया, हाँ, घूमने के लिए हो। होटल से टाई अप, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें है कि आप उसको, कुछ मॉनेटरी पर्क्स नहीं है। जैसे ऑलमोस्ट हर सिटी में इसका 5 स्टार होटल से टाई अप है। आप जाओगे एक दिन का आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, और उसका बिल बनेगा आपका 20,000 का। तो वैसे वैसे कुछ अलाउंसेस सब जोड़ के, हाँ, वो सारा जोड़ के करें तो आरबीआई लिखता भी है मोटिवेट करने के लिए। और हालांकि मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में तो इससे बड़ा या ड्रीम जॉब कोई हो नहीं सकता है। तो आपने पिछले 2 सालों में देश के केंद्रीय बैंक के साथ में अच्छे से वर्क किया, उसके बारे में कुछ आप, मतलब एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहा होगा हालांकि, लेकिन फिर भी वहाँ काम के दौरान कुछ चैलेंजेस या क्या एक्सपीरियंस हो सकता है जिसको हम बता सकें, ताकि स्टूडेंट मोटिवेट हो कि हाँ मैं ये करना चाहूँगा? सर आरबीआई में एक्सपोजर मतलब बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। बैंकिंग, जैसे मैं भी इंस्पेक्शन में हूँ बैंकिंग में, तो मुझे बहुत बैंकर से मिलने का मौका मिलता है, उनके इनसाइट्स जानने का मौका मिलता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और आरबीआई में सर ये एक पॉलिसी है कि वो यूनिफॉर्मली आपको चेंज करता रहता है आपका सेक्शन। जैसे ऐसा जैक जुगाड़ वाला सिस्टम नहीं है कि भाई आप एक डेस्क पकड़ ली तो सालों साल तक वहीं बैठे हैं। वो आपको 6 महीने 7 महीने में रोटेशन देता रहेगा। और उसमें सर डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फॉरेक्स है, कैश का इशू, एस्टेट, बहुत सारा एक्सपोजर मतलब उसमें मिलता है। तो चैलेंजेस सर इसमें मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस ही होते हैं इसमें। ज़्यादा कस्टमर से कोई इंटरेक्शन होता नहीं है। इंटरनल हायरार्की से आपको काफ़ी मतलब डेली इंटरेक्शन होता है आपका सीनियर ऑफिसर से, जीएम डीजीएम, उनसे ऑफिस नोट पुट करना, उनसे ऐसे नॉलेज लेना। तो लर्निंग है, मतलब काफ़ी सारी। और देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह को कैसे आरबीआई अफेक्ट कर रहा है, कहाँ पॉलिसी मेकिंग जहाँ हो रहा है, तो वो भी आप देख रहे हो कि आरबीआई कैसे, जैसे अभी जो दौर चल रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, तो वहाँ पर भी आपका कुछ टच आता है कि आरबीआई कैसे थॉट प्रोसेस में चल रहा है? इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने वाली है, अभी आरबीआई सोच रहा है कि हम रेट्स बढ़ा दें, लेकिन स्टेबल रखा है। वहाँ पर आपको कहीं इंटरनली डिस्कशन में बीच में आने का मौका मिलता है कुछ ऐसा? सर एक्चुअली आरबीआई का सिस्टम ऐसा है कि उसका 70-80% वर्कफोर्स मुंबई में काम करती है, सेंट्रल ऑफिस वहाँ है। तो ये जो भी पॉलिसी रिलेटेड जो भी मैटर्स होता है वो वहीं से होते हैं। जैसे रीजनल जो ऑफिस होता है उनका काम थोड़ा लिमिटेड होता है। कि मेरा काम, जैसे अभी इशू डिपार्टमेंट में मैं हूँ, तो मेरा कैश से रिलेटेड सारा काम रहेगा। तो मेरा जनरली उसमें सर इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जो मेरे साथी काफ़ी लोग मुंबई में हैं, उनका बिल्कुल सर है। वो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट में कोई अगर है तो वो डायरेक्टली उस चीज़ से डील करता है। उनका इंटरेक्शन भी होता है गवर्नर से, डिप्टी गवर्नर से। लेकिन मेरा अभी तक सर रीजनल ऑफिस में है, तो मैं ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन उस फील्ड में नहीं हुआ है। मतलब हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फाइनली आपने वो हासिल कर लिया, तो ये एक हमने सपना देखा और उसके लिए संघर्ष किया, और इतना हमने संघर्ष करने के बाद में अल्टीमेटली वो लगा कि हमने हासिल किया है।
तो ये जो लाइफ का फेज़ होता है कि हम सोचते हैं, सपना देखते हैं, उसके लिए तैयार करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कर नहीं पाते हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, कोई ग्रेड बी में भी जाना चाह रहा होगा, पीओ में जाना चाह रहा होगा, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या ऐसी क्वालिटीज़ वो डेवलप करें? कैसे वो अपनी जर्नी को, उनका सुखद एंडिंग हो, वो कहीं एक जगह पहुँचें? तो क्या आप बताना चाहेंगे? आप जितना भी मतलब उनको गाइड कर पाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली यही होता है। हालाँकि अब हम थोड़ी देर पहले जैसे बात कर रहे थे कि आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत ईज़ी है। पहले किताबें नहीं थी, तो आजकल मटेरियल बहुत सारा है पढ़ने के लिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पहले गाइड करने वाला कोई नहीं था, अभी यूट्यूब पे डालो कई लोग हैं, वो व्यूज़ के लिए हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। फिर इंटरनेट पे भी कई सारा मटेरियल भी अवेलेबल हो जाता है, जो कि अच्छा भी हो सकता है, और कई व्यक्ति खो भी सकते हैं उसमें कि इतना सारा है, हम एक सोर्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। जी सर। तो उस दौर में इतना सिनेरियो चेंज होने पे क्या आपको लग रहा है कि स्टूडेंट को अभी क्या करना चाहिए? कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, या कहीं अगर बीच में है तो क्या करना चाहिए जिससे वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचे? क्योंकि वही हमारा गोल होता है लाइफ में। सर मैं जैसे अगर आरबीआई की स्पेसिफिक बात करूं तो स्टूडेंट्स को तो सर मैं यही सलाह दूंगा कि जो आपने काम स्टार्ट किया है, आपने आरबीआई के बारे में सोचा है, तो आजकल इंटरनेट पे मॉक इंटरव्यू जैसे जो सेलेक्ट हुए हैं उनके अगर आप देखेंगे कुछ वीडियोस वगैरह, तो उससे आपको कुछ ऑथेंटिक सोर्स मिल जाएंगे कि भाई मुझे मेंस का ये पढ़ना है, इकोनॉमी यहाँ से पढ़नी है, सोशल इश्यूज, फाइनेंस मैनेजमेंट, वो आप ऑथेंटिक सोर्स, कुछ लिमिटेड सोर्स रखो आप। जनरली ये होता है कि स्टूडेंट बहुत, जैसे मैं खुद अपने टाइम में भी बहुत मैं डिस्टर्ब होता था कि भाई मुझे ये भी पढ़ना है, नई बुक वो आ गई तो वहाँ से पढ़ना है, या किसी और ने कुछ और सजेस्ट किया तो मैं जंप बहुत करता था। तो अगर आप लिमिटेड सोर्स रखो और रिपीटेडली उसको रिवाइज करो, जैसे बोला भी जाता है कि भाई आप 10 बुक्स पढ़ने के बजाय एक बुक को आप 10 बार पढ़ो, तो उससे आपका रिटेंशन, उससे आपका हर बार रिवीजन टाइम कम होता है। तो वो एक मतलब अच्छी स्ट्रेटजी है। और दूसरी सर डिसिप्लिन, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा अचीव करने में, तो अगर आप डिसिप्लिन रखो लाइफ में कि भाई इतने बजे पढ़ना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, हर तरीके से, मतलब अगर आप टाइम को मैनेज कर सकते हो तो सर आपको हो जाता है हाँ, मैनेज। टाइम सबके पास 24 आवर्स ही है, लेकिन उसको कैसे मैनेज आपने किया? जैसे आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, मैं उसको अंडरलाइन करना रह गया था, कि मुझे सुबह 3-4 घंटे पढ़ लेना है। जी तो ये आपका एक स्ट्रेटजी का एक पार्ट हो सकता है कि भी सुबह फ्रेश दिमाग है, ऑफिस जाने का अभी लोड ऐसा नहीं है, ऑफिस जाने से पहले ही मैं उतना पढ़ लूँ ताकि मुझे वहाँ जाके इतना इशू नहीं आए, और वहाँ से आने के बाद 4 घंटे पढ़ना ये अपने आप में एक चैलेंज हो सकता है। कुछ टाइम पढ़ सकते हैं और बैठ। सबको सर सूट करता है। जैसे मेरे एक साथ वाला था, उसको वो LIC में था, वो बोलता है कि मेरे को रात का टाइम सूट करता था। तो आपके उसके ऊपर भी है, आप हाँ, ट्राई उसके कर लो। ऊपर भी है। हाँ, 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा भाई मेरी इफेक्टिव, मैं कहाँ ज़्यादा फोकस हूँ, सुबह या शाम को। जॉब वालों के लिए, जो जिनके पास जॉब जो कर रहे हैं ट्राई, उनके पास तो पूरा दिन है, आप कितना भी दम लगा सकते हो। स्टूडेंट को जो आपने बताया वो संदेश तो खैर ये मतलब मुझे लगता है फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ का यही एक मेन पर्पज़ है कि बिहाइंड द सीन किसी स्टूडेंट ने क्या सोचा, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे सामने 100 बच्चे होते हैं और कई बार हमें नहीं पता होता कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का क्या स्ट्रगल चल रहा है। कुछ लोग मुखर होते हैं तो आके बताते भी हैं, तो हम ट्राई करते हैं, लेकिन कई लोगों का बैक ऑफ द सीन बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो ये फॉलो भी करेंगे। लेकिन जैसा अभी आपने बोला कि हर व्यक्ति को अपना अपना सूट करते हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आप क्या प्रेफर करते हैं? जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग का अगर हम बात करें, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या स्टूडेंट को करना चाहिए आपके हिसाब से? बाकी तो अपना नज़रिया हो सकता है। मैं सर ऑफलाइन कोचिंग को प्रेफर करता हूँ, बिल्कुल सर, क्योंकि मेरे धाकड़ कंसेप्ट से जो रहा है मैंने ऑफलाइन ही अटेंड किया। और इसमें सर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैंने धाकड़ में ज्वाइन किया तो मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली थी सर। मेरा एक छुट्टी मैंने ली थी जब मेरे को असाइनमेंट मेरा कॉलेज में जमा कराना था, उसके अलावा मैंने एक भी कॉलेज के दौरान ही आपने दौरान ही ज्वाइन सर किया था, फाइनल ईयर के दौरान? फाइनल ईयर में सर। और एक और सर रीज़न था कि जैसे मैं इंग्लिश की जब क्लासें होती थी तो मैं आपको पहले भी सर जिक्र किया था कि आधे लोग क्लास छोड़ के चले जाते थे, इंग्लिश के पूरी क्लास खाली कर देते थे, और वो आधे सारे वही थे जिनको इंग्लिश में कम मार्क्स आते थे, प्रॉब्लम थी। तो मेरे साथ वाले सर कई अच्छे जो स्टूडेंट थे मेरे साथी थे जो मैथ्स और रीजनिंग में मुझसे कई ज़्यादा नंबर अच्छे ला रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में वो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहे थे। और उन लोगों का क्लास छोड़ के जाना तो मुझे सर बहुत ऐसे मतलब लगता था कि मेरे को इंग्लिश में अच्छी कमांड थी मेरी, उसके बावजूद मैंने इंग्लिश की एक भी क्लास मिस नहीं करी। तो मतलब
ऑफलाइन जहाँ भी हो, ऑफलाइन जैसे सर मैंने प्रेफर किया, और जब मैं जॉब में था तब मुझे ऑनलाइन करना पड़ा। तो ऑफलाइन मैं प्रेफर करूंगा, जो जॉब नहीं कर रहे उनके लिए ऑफलाइन हो तो अच्छा है, और नहीं हो तो फिर ऑनलाइन भी सर आपका एक माध्यम माध्यम है। हो सकता है। जी सर। ये आपने बहुत सही कहा। अभी भी कई बार ऐसा होता है, जैसे सीखने के लिए ना बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। जी सर। और ये पेशेंस तब और ज्यादा हो जाता है जब आपको आता है। जी सर। तो जो पैचेस भरने होते हैं ना, उसका काम बड़ी मुश्किल से होता है बजाय नया रोड बनाने के। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इंग्लिश में मुझे आता है, फिर भी मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि मेरी कमियां कहाँ हैं, उसको अंडरलाइन करके मैं सुधार रहा हूँ। जी सर। ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी हमारे पास में ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि स्टूडेंट को लगता है कि ये जीके तो मैंने पढ़ा हुआ है या मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो वो क्लासेस से वो करते हैं। कुछ स्टूडेंट स्किप करते हैं, और अभी मटेरियल भी बहुत सारा हो गया है तो करते हैं। लेकिन ये उन लोगों को सीख हो सकती है कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको छोड़ ही दो। इससे अच्छा तो बेटर है कि आप जो है उसको सही कर लें। तो काफ़ी अच्छा, मतलब आपने बताया है कि स्टूडेंट को जो है कंटिन्यू करते रहना चाहिए, और उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मुझे आता है। अगर उसको लग रहा है कि आता है तो बैठेंगे क्लास में, तभी उसको पता लगेगा कि हाँ मुझे वास्तव में क्या चीज़ें आ रही, क्या नहीं आ रही है। और ऐसे एक दो स्टूडेंट और भी थे जो मुझे लगता था शुरुआत में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब अच्छा आता है ना तो वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। तो बातें करना, और मुझे तो आता है, जब उनसे आंसर पूछा तो आंसर भी बता दिया, लेकिन वो पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट हुए। तो जब एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो जब वो वापस आए ना, तो मैंने उनको देखा कि उनका नज़रिया बिल्कुल चेंज था। उनको ऐसा लगा था कि यार मैंने गलत में हूँ मैं। और फिर जब हमने उनको गाइड किया, तो अभी एक दो स्टूडेंट थे इस बार जो 2 साल से पीओ नहीं हो पाए, फिर बाद में बने और वेटिंग में भी निकले। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट जब एक्सेप्ट कर लेता है ना कि नहीं मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ सीखने के लिए, जी सर। और अगर मैं सही से सीखूंगा तो ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा। तो आपने तो काफ़ी कम समय में खैर सफलता हासिल करी। तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट जो है आज हम इसी नोट के साथ ख़त्म करेंगे कि आपने जो भी लक्ष्य चुना है वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, ज़रूर नहीं बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोई भी प्रशासनिक सेवा का हो सकता है। लेकिन वो लक्ष्य अगर आपके सामने हमेशा निरंतर बना रहता है, और अगर आप डिसिप्लिन के साथ में उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। मुझे एक जनरली मैं इस तरीके से नहीं ख़त्म करता हूँ, शुरू नहीं करता हूँ, लेकिन एक शायर का मुझे शेर याद आ रहा है कि तूफानों को आंख दिखाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, जो खोया है उससे बेहतर पाएंगे, अपनी मेहनत पे एतबार करो। यानी आपको अगर तैर के पार करना है तो आप ये मत सोचिए कोई आपको पार लगा देगा। आपको अपनी मेहनत और पूरा कॉन्फिडेंस अपने आप रखेंगे तो ज़रूर आप जो है करेंगे। तो राहुल, आपने आपका कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स वगैरह के लिए आप और भी गाइडेंस उनको देते रहें, और क्योंकि कई लोग इस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।